दिन भर की रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास मोदी की गारंटी के अगले 48 घंटे में लड़खड़ाया इंडी गठबंधन का नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला नैरेटिव। संसद में क्या गजब हो गया। ब्लैंक चेक, अखबार में फोटो, महिला आरक्षण पर चिड़ी क्रेडिट वॉर पर पीएम मोदी का खुला ऑफर। विपक्ष भी हैरान है। ना कोई चालाकी चलेगी, ना बहानेबाजी। महिला आरक्षण पर रोड़ा अटकाने वालों को पीएम मोदी की चेतावनी का पाप से मुक्ति का यही मौका है। महिला आरक्षण पर अमित शाह वर्सेस अखिलेश, प्रियंका, संसद में हुई हाई वोल्टेज बहस का कंप्लीट चैप्टर अब आपको दिखाता हूं। 2 दिन से संसद के बाहर इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण को लेकर जो डर का माहौल बनाया था, उसे आज संसद के अंदर पीएम मोदी ने धुआं कर दिया। नॉर्थ वर्सेस साउथ के मुद्दे पर इंडी गठबंधन यह डर फैला रहा था कि बवाल मच जाएगा, हंगामा हो जाएगा, मोदी से हल्के में मत ले। लेकिन आज पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के एक एक नैरेटिव को पंचर कर दिया। साउथ के राज्यों से नाइंसाफी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने अपनी गारंटी दे दी कि किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। अलग अलग वजहों से विरोध करने वाले दलों को पीएम मोदी ने कह दिया कि अब कोई चालाकी, बहानेबाजी नहीं चलेगी। वर्षों के पाप से मुक्ति पाने का यही मौका है। महिला आरक्षण से जुड़े बिल का विरोध करने वालों को पीएम मोदी ने चेता दिया कि यह विरोध भारी पड़ेगा, विरोध करोगे तो मोदी का फायदा हो जाएगा। महिला आरक्षण से जुड़े बिल को पास करने के लिए जो नंबर गेम चाहिए, उसमें भी विपक्ष को यही लग रहा है कि सरकार के पास नंबर तो है नहीं। इस पर मोदी ने बता दिया कि गेम क्या होता है, यह सब समय तय करेगा। यानी कि मोदी ने इशारे में यह बता दिया कि नंबर गेम पर विपक्ष ज्यादा ना उछले, जब वोटिंग होगी तब सब पता चल जाएगा। विपक्ष यह भी नैरेटिव बना रहा था कि इससे तो पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को मिल जाएगा। मोदी ने कह दिया कि क्रेडिट का ब्लैंक चेक रख लो, कहो तो अखबार में फोटो छपवा देता हूं। यानी कि इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण को लेकर जो माहौल बनाया था कि भूचाल आ जाएगा, सियासी भूकंप मच जाएगा, आज पीएम मोदी ने उस माहौल को ठंडा कर दिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष को चैलेंज कर दिया कि अगर उनके पास हिम्मत है तो विरोध करके दिखाएं। संसद में आज पीएम मोदी ने क्या क्या कहा, साउथ के राज्यों को क्या भरोसा दिया, अखिलेश यादव को क्या कह दिया कि पूरा सदन हंसने लग गया, सब आपको बताऊंगा। संसद के अंदर कैसे अमित शाह और अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा से भिड़ गए, अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण का कौन सा नया फॉर्मूला दिया कि सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे, यह सब आपको बताऊंगा। साउथ के राज्यों की सीटों का क्या होगा, क्या उनके साथ नाइंसाफी होगी, कितनी सीटें बढ़ेंगी, यह सब डिटेल में आज अमित शाह ने संसद में ही समझा दिया। यह सब भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज संसद में जबरदस्त घमासान मचा, उसकी एक झलक आप देख लीजिए। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे के मुंह पे ताला लगा हुआ है, बहुत बंगाल में कोई बोलने नहीं देता उसको। महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा की? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही? जनगणना का काम शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। महिला आरक्षण को पास कराने के लिए आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र 18 अप्रैल तक चलेगा। आज लोकसभा में 3 बिल पेश करने के साथ इसकी शुरुआत हो गई। इस विशेष सत्र को और ऐतिहासिक बनाने के लिए लोकसभा की गैलरी में महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया था। आज पूरे देश की नजर संसद पर थी, क्योंकि आज संसद में पीएम मोदी ने उस काम को पूरा करने की शुरुआत कर दी जो करीब 3 दशकों से लटका हुआ था। महिला आरक्षण बिल से सिर्फ महिलाओं को ही 33% आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे देश में सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसीलिए पूरे देश की नजर आज संसद पर टिकी रही।
हर कोई जानना चाहता था कि उसके राज्य में, उसके इलाके में कितनी कितनी सीटें बढ़ेंगी, कितने सांसद विधायक बढ़ जाएंगे। आज महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े 3 बिल संसद में पेश हुए। ये बिल क्या है, संसद में क्या क्या हुआ, आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन पहले बात पीएम मोदी के आज के सबसे अहम बयान की। परिसीमन पर नॉर्थ वर्सेस साउथ के मुद्दे को हवा देने वाले इंडी गठबंधन की पीएम मोदी ने आज क्लास लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि यह बवंडर राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है और पीएम मोदी ने भरोसा दिया कि किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। इस पर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि क्या गारंटी है इसकी, तो पीएम मोदी ने कहा कि गारंटी भी ले लो। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। इंडी गठबंधन जो साउथ के राज्यों को लेकर माहौल बना रहा था, उस पर पीएम मोदी ने पानी फेर दिया। साउथ के राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी, इसे लेकर तो अमित शाह ने संसद में लिस्ट निकाल दी, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि आज संसद में कैसे गजब का माहौल बना। पीएम मोदी ने कभी अखिलेश यादव को अपना दोस्त बताया, कभी कल्याण बनर्जी पर तंज किया, कभी पूरे इंडी गठबंधन को एक साथ लपेटे में ले लिया। महिला आरक्षण को लेकर इंडी गठबंधन ये माहौल भी बना रहा है कि ये सब पीएम मोदी राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। चाहे तो विपक्षी पार्टियां और विपक्ष के नेता अपनी फोटो अखबार में छपवा लें, चाहे तो क्रेडिट का ब्लैंक चेक भी वो रख लें। पीएम मोदी ने यह भी चेताया कि इसका विरोध करेंगे तो फायदा उन्हें मिल जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा। सुनिए पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि संसद का पूरा माहौल ही बदल गया। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है। बहुत बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होगा। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं।
क्रेडिट लेने की बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष को खुल्लम खुल्ला ऑफर दे दिया और कह दिया कि फोटो छपवानी है तो बता दीजिए, छपवा देंगे। लेकिन पीएम मोदी ने आज विपक्षी पार्टियों को चेतावनी भी दी कि वो किसी भ्रम में ना रहें, अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। सुनिए पीएम मोदी ने क्यों कहा कि 3 दशक से चल रहा खेल अब नहीं चलेगा। मैं आज सदन के सभी साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे। और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही हैं। लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो जमाना कई पार्टियां महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही हैं। डीएमके के सांसद विरोध करने के लिए काले कपड़े पहनकर आ गए थे। ऐसे में पीएम मोदी ने काले कपड़ों पर भी तंज कस दिया। उन्होंने डीएमके सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि शुभ काम में नजर न लग जाए, इसके लिए काला टीका लगाना जरूरी होता है। तो वहीं प्रियंका वाड्रा ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि शुभ काम भी हो जाएगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। सुनिए संसद में पीएम मोदी और प्रियंका गांधी ने क्या क्या कहा। मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है। लेकिन अपने यहां जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए। आज पारित हो सकता है, शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। इस सियासी वार पलटवार के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सबसे बड़े आरोप का कंप्लीट जवाब दिया। 2 दिन से विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जो परिसीमन होगा उसमें मोदी सरकार नॉर्थ के राज्यों की सीटें बढ़ाकर सियासी फायदा ले लेगी और साउथ के राज्यों को नुकसान हो जाएगा। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से एक एक करके बता दिया कि दक्षिण के राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु की सीटें बढ़कर 39 से 59 हो जाएंगी, कर्नाटक की सीटें 28 से 42 हो जाएंगी, तेलंगाना की सीटें 17 से 26 हो जाएंगी, केरल की सीटें 20 से 30 हो जाएंगी, आंध्र प्रदेश की सीटें 25 से 38 हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि हर राज्य में लोकसभा की सीटें 50% बढ़ेगी, विधानसभा की सीटें भी ऐसे ही बढ़ेंगी। सुनिए अमित शाह ने और क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि इस 50% वाले फॉर्मूले के विरोध में विपक्ष का तर्क क्या है। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद
कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18% और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं। केरला में 20 सांसद है। अमित शाह जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी, यानी कि हर राज्य में सीटों की बढ़ोतरी एक समान अनुपात में होगी। लेकिन राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल इस पर यह तर्क दे चुके हैं कि इस फॉर्मूले से साउथ के राज्यों को नुकसान हो जाएगा। यूपी और तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अभी यूपी की 80 सीटें हैं, तमिलनाडु की 39, अंतर है 41 सीटों का। लेकिन जब दोनों राज्यों में 50% सीटें बढ़ेंगी, यूपी में 120 होंगी, तमिलनाडु में 59, अंतर होगा 61 का। यानी कि पहले यूपी और तमिलनाडु में 41 सीटों के बीच का अंतर था, जो अब बढ़कर 61 हो जाएगा। इसी को लेकर कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि इससे नॉर्थ के राज्यों को फायदा होगा और क्योंकि नॉर्थ में बीजेपी मजबूत है तो बीजेपी को फायदा होगा। यानी कि सिब्बल ये मान चुके हैं कि नॉर्थ में कभी इंडी गठबंधन मजबूत नहीं होगा। कपिल सिब्बल जो तर्क दे रहे हैं उसमें बेसिक मैथ्स की गड़बड़ी है। वो यूपी और तमिलनाडु की बढ़ी हुई सीटों में अंतर दिखाकर यह दावा कर रहे हैं कि तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। विपक्ष को झटका लगेगा क्योंकि बीजेपी की ज्यादातर सीटें नॉर्थ में ही हैं, साउथ में उनका उतना जनाधार नहीं है। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इसके बारे में आपको बताता हूं कैसे। तमिलनाडु और यूपी के उदाहरण से अब आपको समझाता हूं। अभी लोकसभा की 543 सीटों में यूपी की 80 सीटें हैं और यूपी का लोकसभा में 14.7% का प्रतिनिधित्व है। और परिसीमन के बाद जब लोकसभा की सीटें 816 हो जाएंगी, जैसे अमित शाह कह रहे हैं, और यूपी की सीटें 80 से 120 हो जाएंगी, तो भी प्रतिशत निकाला जाए तो यूपी का लोकसभा में 14.7% का ही प्रतिनिधित्व रहेगा। इसमें 1% की भी बढ़ोतरी नहीं होगी। इसी तरह अभी 543 में से तमिलनाडु की 39 सीटें हैं और तमिलनाडु का लोकसभा में 7.2% का प्रतिनिधित्व है। और परिसीमन के बाद जब लोकसभा की सीटें 816 हो जाएंगी तो तमिलनाडु की सीटें बढ़कर 59 हो जाएंगी, यानी कि 50% सीटें बढ़ेंगी। अगर आप इसका भी प्रतिशत देखेंगे तो 7.2% ही निकलेगा। यानी कि तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व भी वही रहेगा जो अभी है परिसीमन के बाद और सीट बढ़ने के बाद। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह बहुत ही साधारण सी बात है कि अगर राज्यों में सीटों की संख्या समान तरीके से बढ़ाई गई है तो राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई अंतर नहीं होगा भाई। फिर भी कपिल सिब्बल नंबर गेम का पहिया घुमा रहे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं गोल गोल, कह रहे कि गड़बड़ हो जाएगा, साउथ के साथ अन्याय हो जाएगा, नॉर्थ में बीजेपी को फायदा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर गणित नहीं समझते हैं तो यह चैप्टर देखिए। और इसी तरह अब पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि कायदे से लोकसभा में हर राज्य का जितना कोटा फिक्स है उसी अनुपात में हर राज्य की सीटें बढ़ानी चाहिए। भगवंत मान बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। पंजाब और साउथ के कई राज्यों में जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती, उन राज्यों की सीटें बहुत कम बढ़ानी चाहती। और जिन राज्यों में बीजेपी को भर भर कर वोट मिलता है, उन राज्यों में सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ाना चाहती है बीजेपी। यह आरोप भगवंत मान लगा रहे हैं। इसे समझाने के लिए भगवंत मान ने पंजाब की मिसाल भी दी है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं
परिसीमन के बाद यह बढ़कर 20 हो जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो पंजाब में चुनाव जीत नहीं पाती है, इसलिए वो पंजाब की सीट कम ही बढ़ाएगी। अब सवाल यह है कि भगवंत मान को किस आधार पर, किसने यह ज्ञान दे दिया और किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब की सीट 13 से बढ़कर 20 नहीं होगी, जबकि सरकार का फॉर्मूला एकदम क्लियर है, हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी और इस हिसाब से ये 13 सीटें बढ़कर 20 ही होंगी। विपक्ष बार बार कह रहा है कि उनके राज्यों की सीटें घटाई जा रही हैं, संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम किया जा रहा है, मोदी सरकार अपने मन से सीटें बढ़ा रही है। लेकिन आपको यह दिखाता हूं कि अगर मोदी सरकार अभी तक के तय मानक के हिसाब से परिसीमन कराती है तो शुद्ध रूप से जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन हो रहा है तो किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ती हैं और अभी 50% सीटें बढ़ाने से क्या अंतर आता हुआ दिखाई देगा, वो अब आपको बताता हूं। यूपी और तमिलनाडु के उदाहरण से आप समझिए इसको। यूपी में तय मानक के हिसाब से सीटें 80 से बढ़ाकर 138 हो जाती हैं, जबकि मोदी सरकार 50% वाले फॉर्मूले से यूपी की सीटें 80 से बढ़ाकर 120 करेगी और इसी तरह तमिलनाडु में जनसंख्या वाले तय मानक के हिसाब से सीटें 39 से बढ़ाकर 50 हो जाती हैं। लेकिन जब पीएम मोदी के फॉर्मूले से इसे बढ़ाया जाएगा और सीटें बढ़ाई जाएंगी तो 39 से 59 हो जाती हैं। अब आप खुद तय कर लीजिए कि पीएम मोदी ने साउथ के राज्यों के साथ इंसाफ किया या नाइंसाफी की है, उनकी सीटों को घटाया है या वहां पर जो सीटें हर राज्य की तरह बढ़नी चाहिए उतनी ही बढ़ी हैं या बढ़ेंगी। लेकिन प्रियंका वाड्रा यह आरोप लगा रही हैं कि पीएम मोदी तो महिला आरक्षण के नाम पर बहकावे की राजनीति कर रही हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि बहकावे वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण पर विपक्ष से समर्थन मांगा। उन्होंने मुलायम सिंह के एक किस्से का जिक्र भी किया तो धर्मेंद्र यादव इस बीच में बोल दिए, टोक दिया उन्होंने प्रधानमंत्री। अब धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पीएम मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं लेकिन पिछड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव के लिए ऐसी बात बोल दी कि अखिलेश यादव ने भी हाथ जोड़ दिया। सुनिए संसद में बहस के दौरान क्या हुआ है आज। धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी करने और उसे 2029 तक लागू करने से जुड़े 3 अहम बिल पेश किए गए। पहला बिल संविधान 131वां संशोधन, ये 2026 का विधेयक के नाम से पेश किया गया संशोधन विधेयक। दूसरा बिल परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा बिल केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इन बिलों में कल संसद में वोटिंग होगी। हमने आपको कल बता दिया था कि संविधान संशोधन के लिए मोदी सरकार के पास पर्याप्त नंबर नहीं है, इसीलिए कल सबकी नजर इस पर होगी कि संविधान संशोधन को सरकार कैसे पास करा लेती है, क्योंकि विपक्ष तीनों बिलों का विरोध कर रही है। समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है विपक्ष ने सरकार के सामने 3 डिमांड रखी है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इन तीनों डिमांडों के बारे में बताया। आज
विपक्ष की पहली डिमांड यह है कि महिला आरक्षण बिना किसी शर्त के लागू किया जाए। महिला आरक्षण के लिए जनगणना या फिर परिसीमन का इंतजार न किया जाए। विपक्ष की दूसरी डिमांड है राष्ट्रीय जनगणना के काम में तेजी लाई जाए। एससी, एसटी और ओबीसी को सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। विपक्ष की तीसरी डिमांड क्या है वो भी सुन लीजिए। परिसीमन के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय आम सहमति बनाई जाए। आज लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि सरकार को 850 की संख्या कहां से मिली, कहां लिखा है कि लोकसभा में 850 सीटें ही बढ़ाई जाएंगी। सुनिए गौरव गोगोई ने क्या कहा और कैसे अमित शाह ने फिर वापस पलटकर उनको जवाब दिया। 815 मेंबर्स आने चाहिए, कहां से आया ये संख्या किसने निर्धारित किया? सरकार। और इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आज सरकार ने वो संविधान का पूरा आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रहा है कि नहीं, सेंसस के लिए नहीं हमको रुकना, और अपने आप हमने चुन लिया कि 815 करना है। ये संख्या कहां से आया? नागपुर से आया? किसी शाखा से आया? कहां से आया? कोई सरकारी दस्तावेज, कोई पार्लियामेंट्री पेपर, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, कहां से आया 815 नंबर? मान्यवर, उन्होंने कहा कि 850 का आंकड़ा कहां से आया, ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है मान्यवर, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं। अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है। और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है। 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है। सबसे ज्यादा विवाद परिसीमन को लेकर ही हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बिना परिसीमन के ही मौजूदा सीटों में 33% महिला आरक्षण दे दिया जाए। परिसीमन को क्यों जोड़ा जा रहा है? अब यह समझिए कि साल 2026 में परिसीमन की बात कहां से आई। दरअसल 1971 में जब परिसीमन हुआ था तब यह तय हुआ कि अगला परिसीमन साल 2000 में होगा। लेकिन 2021 फरवरी 2002 को 84वां संविधान संशोधन करके यह तय किया गया कि अगला परिसीमन 2026 में होगा। यानी ऐसा नहीं है कि अचानक से पीएम मोदी का मूड बना और उन्होंने कहा कि चलो भाई परिसीमन करा लो। ऐसा नहीं हुआ है। परिसीमन के अलावा एक विवाद आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग को लेकर भी हो रहा है। कई पार्टियां यह चाहती हैं कि महिला आरक्षण में ही ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। यह मांग आज समाजवादी पार्टी ने संसद में उठाई। धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार जनगणना कराना ही नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी की दलीलों और आरोपों पर अमित शाह ने एक एक करके जवाब दिया। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से